और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़रूम से। जितेंद्र जी, इस तरीके से जो माहौल हालांकि सुबह से लग रहा था, एक आंधी चल रही थी बीजेपी की, लेकिन समय रहते रहते जब शाम का वक्त आया तो आंधी जो है बहुत ही कमजोर हवा में बदल गई। क्या इसका कारण मान रहे हो और क्या लग रहा है कि अब जो फाइनल तस्वीर है वो क्या है? देखिए, अगर एनडीए वर्सेस इंडिया की बात करें तो सुबह में जब ही सुबह 7 बजे मतगणना शुरू हुई तब से लेकर के अब तक एनडीए और इंडिया में जो है कांटे की टक्कर देखी गई। शुरुआती रुझानों में कुछ मतलब मिनटों के लिए 15-20 मिनट के लिए एनडीए बढ़त बनाई थी। उसके बाद से इंडिया गठबंधन की भी उसी गति से लगातार जो है वो बढ़त शुरू हुई और वही बढ़त दोनों गठबंधनों की, एनडीए की और इंडिया की अब भी जो है बरकरार है। इस वक्त जो है लगभग एनडीए के पक्ष में 292 सीटें दिख रही है और इंडिया गठबंधन की जो है 233 सीटें दिख रही है। हालांकि अगर पार्टी के स्तर पर सीटों की अगर बात करें तो बीजेपी 240 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस जो है वो 100+ सीटों पे ऊपर लीड कर रही है। यानी कांग्रेस की तुलना में बीजेपी 140 सीटें ज्यादा जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। अब रही बात इंडिया गठबंधन को सीटों की बढ़त को लेकर के, तो इसके पीछे कई सारे फैक्टर हैं इस पूरे चुनाव के दौरान में। पहला ये कि राहुल गांधी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और उसको हर हाल में अपने अस्तित्व को बचाना था। इसको लेकर के राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाले और उसके बाद से फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उन्होंने निकाला और इसका कहीं ना कहीं फायदा कांग्रेस पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो ये रहा सीटों के बढ़ने का इंडिया गठबंधन का, वो रहा कि कांग्रेस पार्टी अधिकतर राज्यों में अपने गठबंधन सहयोगी के साथ इस बार तालमेल बिठा करके भले कुछ ही सीटों पर चुनाव लड़ी है। कई सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार तक नहीं उतारे, लेकिन जहां भी उसने गठबंधन किया, ठीक ठाक गठबंधन किया, उसका फायदा ये हुआ है कि गठबंधन सहयोगी दलों के जो वोटर थे उसको जो है जिताने में कहीं ना कहीं जो है उन्होंने सहयोग किया, जिसका एक सीधा सीधा असर जो है उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं उस पर देखने को जो मिल रही है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है 1 या 2 सीटें जीत पाती थी, कभी कभी उसका खाता तक नहीं खुला लोकसभा चुनाव में, उसी उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ओवरऑल अगर लीड प्लस और अगर जीते हुए सीटों को, तो अभी भले बीजेपी जो है बहुमत के आंकड़े के करीब है गठबंधन सहयोगियों के माध्यम से, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पिछले बार के तुलना में 50% से ज्यादा सीटें इस बार जीती है। हालांकि जिस प्रकार से अभी जो रुझान निकल कर सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी 100 तक सीटें जो है अपने दम पर जीत सकती है और अपने सहयोगी दलों के माध्यम से लगभग जो है 115 से 120 सीटें जीत सकती है। यानी लगभग 220 के आसपास में इंडिया गठबंधन की सीटें आती हुई इस वक्त नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी या सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, तो उनका कहना साफ तौर पर यह कहना था कि हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हालांकि सरकार बनाने के दावे को उन्होंने खारिज किया है। यानी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लगता है कि हो सकता है कि देर रात इन आंकड़ों में परिवर्तन हो और हो सकता है कि बीजेपी से कुछ करीब या उससे कुछ इर्द गिर्द ही उसकी भी सीटें आ जाए। तो वैसी स्थिति में अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन करके एक कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, मिलीजुली सरकार के बारे में विचार कर सकते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त नजर आ रही है। उसको लग रहा है कि हम सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, इसलिए जो है संविधान के अनुसार राष्ट्रपति हमें ही सरकार बनाने की अनुमति देंगे, प्लस हमारे सहयोगी दलों के जो सीटें हैं वो भी 272 जो कि बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है, इसलिए हम सरकार बनाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं तो अब तक चाहे 2014 का चुनाव रहा हो, 2019 का चुनाव रहा हो, पीएम मोदी लगभग 5 बजे तक संबोधित तो कम से कम कर ही देते हैं या ट्वीट करके कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। हालांकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बीजेपी की ओर से अभी सिर्फ स्मृति ईरानी मीडिया में आई है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की है और जीते प्रत्याशी को उन्होंने
बधाई दी है और जो लीड कर रहे हैं उनको भी धन्यवाद बताया है। क्या देख रहे हैं आप कि ये जो हालांकि बड़ी मुश्किल से जीत कह सकते हैं, क्योंकि जो जीत हासिल हुई है अब एनडीए गठबंधन को, एनडीए की सरकार को जो तीसरी बार बनने जा रही है, ऐसे में कौन कौन से बड़े कारण आप मान रहे हैं कि बीजेपी कहां पर चूक कर गई जिसका असर इतना ज्यादा जो है आश्चर्यचकित रहा कि बीजेपी आप सोचे कि अपनी जो कई जो पुरानी गढ़ वाली सीटें थी उनको भी बचाने में नाकाम रही है? खुद स्मृति ईरानी चुनाव हार गई है, जिन्होंने राहुल गांधी को चुनाव हराया था। इसके अलावा जिस अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां से भी बीजेपी के प्रत्याशी जो है चुनाव हार चुका है। जिन मुद्दों के कारण बीजेपी हारी है उसमें हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा है कि बीजेपी अपने कोर मुद्दे को छोड़ करके और विपक्ष के जो आरोप प्रत्यारोप थे उस पे उलझ गए। जैसे विपक्ष बार बार अनर्गल आरोप लगा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो वो संविधान को बदल देगा, और बीजेपी बार बार इस पूरे चुनाव के दौरान जो है सफाई देते रह गई कि हम संविधान को नहीं बदलेंगे। जब तक बीजेपी की सरकार है, जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तब तक संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है, हमें लगता है कि एक ये भी फैक्टर रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मुद्दा जो है फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में छाए रहा, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा जब सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया तो देश के जनता के मन में एक सवाल जरूर खड़ा हुआ कि इतने करोड़ों करोड़ रुपए एक एक दिन में पॉलिटिकल पार्टियों के खाते में आए हैं और फिर भी गरीब जनता आज भी जो है बेरोजगारी या महंगाई झेल रही। तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से ये सत्ता का जो है अराजकता है, जिसका एक आक्रोश देखने को मिला है। सरकार भले अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूर काम कर रही थी, लेकिन महंगाई के ऊपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। सरकार महंगाई को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं विफल रही है, क्योंकि महंगाई का सीधा सीधा असर जो है जो गरीब तबका होता है, मध्यम वर्ग का जो परिवार होता है, उसके ऊपर सीधा सीधा असर पड़ता है। सरकार की ओर से उज्ज्वला गैस योजना जो है वो शुरू की गई, कुछ उनको सब्सिडी जरूर दी गई, लेकिन जो मध्यम वर्ग का परिवार है, खासकर जो स्वर्ण वर्ग जो है, उनको इस योजना का लाभ सीधे नहीं मिलता, जबकि वो सबसे बड़ा बीजेपी का वोटर। तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक आक्रोश था, जिसको लेकर के उन्होंने या तो बीजेपी के लिए वोट नहीं किया, या फिर नोटा का इस्तेमाल किया, या फिर जो है सहयोगी दल के जो प्रत्याशी हैं उनको मत किया। इस कई सारे ऐसे फैक्टर रहे इस लोकसभा चुनाव में, जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी को एनालिसिस करने की जरूरत है कि आखिर वो अपने बुनियादी मुद्दों से हट करके, सरकार के कामकाज से हट करके, मंगलसूत्र से लेकर के, और इसके अलावा मुस्लिम लीग की जो एजेंडा के ऊपर जो चुनाव लड़ा जा रहा था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो भटकी। 370 के ऊपर बीजेपी ने हालांकि अपना फोकस जरूर रखा था, और राम मंदिर को भी बीजेपी ने फोकस रखा था, लेकिन राम मंदिर को मुद्दा बना करके बीजेपी 2019 में चुनाव जीत चुकी है। एक ही मुद्दे के ऊपर कोई भी दल लंबे समय से उसका आधार बना करके चुनाव नहीं जीत सकती है। जनता के बीच में उन्हें कुछ नया करना होता है, जनता के बीच में कुछ अलग करके दिखाना होता है। जनता चाहती है कि आप राष्ट्र हित में काम करें, देश हित में काम करें, लेकिन कुछ अपडेटेड रहे, कुछ उसके भी हितों का ख्याल रखें, कुछ राष्ट्र के हितों का भी ख्याल रखें। लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दों के ऊपर विपक्ष को घेरना, कहीं ना कहीं जनता के मन में भी लगता है कि शायद सरकार थोड़ी ज्यादा कर रही है। विपक्ष बार बार सरकार के ऊपर ये भी आरोप लगाते रहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है। हालांकि सरकार बार बार ये सफाई देती रही कि वो निष्पक्ष तरीके से उन एजेंसियों के ऊपर जो है किसी भी प्रकार के जो कोई उसका दबाव नहीं, एजेंसियां जो है वो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही है। लेकिन विपक्ष जो है बार बार इस सवाल को उठाते रहा कि सरकार जो है ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, और जो भी व्यक्ति बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है, या फिर जो भी व्यक्ति जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं दे रहा, उसके ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि शायद सरकार जानबूझ करके कहीं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रही है। तो कई सारे ऐसे प्रश्न थे जिसके वजह से जनता के मन में भ्रम की स्थिति थी, और जो इस बार जो कड़ाके की जो गर्मी पड़ रही थी, तो बीजेपी का जो वोटर थोड़ा इलीट क्लास का वोटर है और थोड़ा हाई फाई क्लास का शहरी वर्ग का वोटर है, तो इसलिए वो थोड़ा
एसी कमरे के से बाहर निकल करके मतदान जाने से कहीं ना कहीं जो है वो हिचक किया, परहेज किया, जिसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ा है। लेकिन वही अगर मुस्लिम वोटर की बात करें, यादव वोटर की अगर बात करें, जाट वोटर की अगर बात करें, तो उनका क्लियर एजेंडा था कि हर हाल में उनके जो गठबंधन के सहयोगी हैं, प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव जिताना है। इसलिए उन लोगों ने खुल करके एकजुटता के साथ मतदान किया है और इसका कोई क्रॉस जो है बीजेपी नहीं ढूंढ पाई, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश नहीं भर पाई, या बीजेपी के जो कैडर जो पहले पन्ना प्रमुख के तौर पे जाकर के तैयारी करते थे और एक एक वोटर को घरों से निकाल करके बूथ तक ले जाते थे और मतदान दिलाते थे, इस बार मैंने कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में मैंने देखा कि ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नहीं दिख रही थी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने जो जमीनी रणनीति है उसमें चूक की है। और एक जो संघ का जो हमेशा से बीजेपी को जो साथ मिलता था, इस बार थोड़े सा संघ के हमें लगता है कि शायद पूरा जो है सहयोग नहीं मिला, बीजेपी को नुकसान हुआ है। थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी देखने को मिली, इसका ये असर रहा कि जो है खास तौर पर जो है मुंह की खानी पड़ी बीजेपी को। हालांकि सरकार तीसरी बार बनाते हुए जरूर वो दिखाई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम चर्चाओं के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।